archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी सेवा भावना और समर्पण ने हजारों जिंदगियां संवारी है। हम बात कर रहे हैं 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रविंद्र कोल्हे की। डॉक्टर कोल्हे ने नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD की पढ़ाई पूरी की। 1985 से उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के बैरागढ़ गांव में रहकर आदिवासी समुदाय की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी डॉक्टर स्मिता कोल्हे, जो आयुर्वेद और होम्योपैथी में विशेषज्ञ है, इस मिशन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने केवल 1 रुपए में इलाज कर कुपोषण और बाल मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझते हुए मेलघाट में स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार की अलख जगाई। उनके अथक प्रयासों के लिए भारत सरकार ने 2019 में उन्हें और उनकी पत्नी को पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर कोल्हे की प्रेरणादायक यात्रा उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर, हम आपको जानते ही हैं। आपने आदिवासी के लिए, मेलघाट के लिए जो काम किया है वो सर्वज्ञात है, लेकिन अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके बचपन कैसे बीता और यहाँ आप कैसे आए, मेलघाट में आप कैसे आए? मेरे बचपन के बारे में बताया तो मेरे पिताजी रेलवे में थे। मेरा जन्म शेगांव में हुआ। शेगांव एक संतपीठ है जहाँ संत गजानन महाराज करके होके गए। तो वहाँ पर हमेशा प्रवचन कीर्तन होते थे। महात्मा लोग आते थे और लोगों को समझाते थे कि किस तरीके से जीने का सही रास्ता क्या है। मैं बचपन से ही हार्ट डिसीज़ का पेशेंट था, इसलिए मुझे खेलकूद के लिए मना थी। मैं बेड रिडन था। हमेशा मुझे स्कूल में भी बेड से उठाते थे, जाके बेंच पे रखते थे, और बेंच से उठाते थे, लाके बेड पे रखते थे। इस तरीके से मेरा बचपन गया। लेकिन उसका एडवांटेज ये मिला कि मैं खेल कूद में नहीं रहा, इसलिए मेरी हाइट अच्छी नहीं बढ़ पाई, हेल्थ नहीं रही अच्छी। लेकिन मेंटली मैं स्ट्रांग होते गया। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो किताबों पढ़ते पढ़ते मुझे एक ताकत मिलती गई हमेशा, और वो ताकत मुझे लगता कि यहाँ तक मुझे ले आई। उसमें मेरे स्कूल ने मदद की, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जो कॉलेज ने मदद की, मेरे टीचर्स ने स्पेशली। मैं एक मानता हूँ कि मेरे टीचर्स का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना मेरे पेरेंट्स का है। बाद में कुछ लाइब्रेरीज़, जो लाइब्रेरीज़ के संपर्क से मुझे किताबें मिली, दुनिया भर के ज्ञानी लोगों की क्या कह रहे हैं किसी भी विषय में, ये मुझे जानने का मौका मिला। उसमें स्पेशली वर्धा में जब मैं था तो गांधी ज्ञान मंदिर की लाइब्रेरी, जहाँ गांधी विनोबा जी की किताबें मुझे मिली, जिला वाचनालय, और नागपुर में जाने के बाद में मेडिकल कॉलेज में तो मैं था, लेकिन मेडिकल के बाहर की जो पढ़ाई मैंने की वो रामकृष्ण मिशन की जो लाइब्रेरी थी उससे हुई। और जब हम इंटर्नशिप में एक देहात में थे, पारशिवनी करके, तो पारशिवनी में भी उनकी भी स्कूल में एक लाइब्रेरी थी। तो वो सर्वोदय हाई स्कूल की जो लाइब्रेरी थी वो भी हमने खूब उसका एडवांटेज लिया। और इस तरीके से किताबों ने मुझे बहुत ताकत दी ज़िंदगी जीने के लिए। और बाद में मेरी पत्नी आई, मेरे दोस्त आए कि जिन्होंने मुझे पूरी ताकत दी कि मैं जो भी काम करता हूँ तो आज भी इन लोगों के सलाह के सिवा नहीं करता। और आगे जाकर यह आदिवासी समाज जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरी बातों को आगे बढ़ाया, तो इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ती गई। और फिर वापस जाने की मैंने सोचा तक नहीं। और फिर मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी आगे आए, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। इस तरीके से ये सिलसिला बढ़ता गया। बड़ा नागपुर में आपने अपना कॉलेज का एजुकेशन लिया? MBBS तो मैंने नागपुर में किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में यही पढ़ाया जाता था उस वक्त कि देहात में भारत बसा हुआ है। 80% पॉपुलेशन देहाती है, और जहाँ 20% डॉक्टर जाते हैं, और 20% पॉपुलेशन शहर की थी,
जहाँ 80% डॉक्टर रहते हैं। तो ये जो रेशियो है ये इन्वर्स करना है। 80% पॉपुलेशन है, वहाँ 80% डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। उस ख्वाब से मैं यहाँ आया अच्छा। कि लेट अस ट्राई। बहुत विरोध था सबका कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ मैं कि लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। और मैं ये सोच के आया था कि पहले 2 महीने 60 दिन तक अगर मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं आएगा तो फिर मैं सोचूंगा कि वापस जाने का। लेकिन पहले दिन से ही मेरे पास पेशेंट आए। पहले दिन मेरे पास 3 पेशेंट थे और फिर चौथे दिन के बाद में मेरे पेशेंट बढ़ते गए। जब मेनिंजाइटिस के पेशेंट की मेरे यहाँ डेथ हुई पहली, उसके बाद में मेरे पेशेंट बढ़ते गए। अक्सर ऐसा देखा जाता कि अगर नए डॉक्टर के हॉस्पिटल में डेथ होती है तो पेशेंट उसके बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ वैसे नहीं हुआ। मेरे पेशेंट उस दिन से बढ़ते गए। पूरे एरिया को पता हुआ कि इतने सीरियस पेशेंट को भी बचाने की कोशिश करने वाला डॉक्टर आया है। और उसके कारण मुझे समझो फ़ायदा ही मिला, लोगों तक मैं पहुंच पाया और आगे मेरी भीड़ बढ़ती गई। बट यहाँ आने के बाद आपको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो दिक्कतें तो होती है। मुझे लगता है कि दिक्कतें हर जगह पर दिक्कत है, तो दिक्कतों से घबराना नहीं है। दिक्कतें आती है और जाती है। खास करके मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि दिक्कत आती लेकिन वो रुकती नहीं है, वो पास आउट हो जाती है, चली जाती है। तो हमको अपने जगह पर अडिग होके खड़ा रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मूल मंत्र ये है कि हमको उससे डरना नहीं है। दिक्कत ही डर के वापस हो जाती है। और सोने को ही तो तपाया जाता है ना, उसकी परीक्षा ली जाती है। अगर आप में सच्चाई है तो आप सच्चे से साबित होगे, अगर आप झूठे हो तो झूठे साबित होगे। तो टाइम ये भी एक टेस्ट करता है अपने को, एकदम तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो टेस्टिंग होता है। जो दिक्कतें जिसे लोग बोलते हैं, मुझे लगता है वो जो टेस्टिंग होता है कि स्मिता के ऊपर हमला हुआ, स्मिता को जेल जाना पड़ा, वो एक परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन वो परीक्षा की घड़ी हमने पास कर ली, उससे हमने को डरना नहीं है। फिजिकल असॉल्ट हुए, मार पिटाई हुई, मुझे हुई, स्मिता को हुई, स्मिता का हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो ये तो दुनिया क्या करती है, तुमको एक तो फाइनेंशियल तकलीफ देती है, दूसरी फिजिकल तकलीफ देती है और तीसरी मॉरल तकलीफ देती है। तो ये फिजिकल तकलीफ को हमने फिजिकल तक ही रखना चाहिए, उसको दिल को नहीं तकलीफ होना चाहिए। अगर हम तकलीफ में आ गए तो फिर दिक्कत है, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुश्किलें आती है जाती है, उसको धूल के जैसा झटक देना चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहे, इसलिए आपने सारी तकलीफें हाँ, मुझे झेल ऐसा ली। लगता है कि उसके कारण हमारा रास्ता आसान हो गया। दोनों थे एक दूसरों के लिए, तो वो रास्ता आसान करने का तरीका बना। तो आपने यहाँ पे मेरघाट में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या थी जी, जिसके लिए आपने बहुत काम किया। मुझे लगता है कि उसका भी श्रेय मेरे टीचर्स को ही है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने वो मुझे सब्जेक्ट दिया। मैं जब मेडिकल कॉलेज में यहाँ 1.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद में मैं मेडिकल कॉलेज गया एमडी के लिए। तो उस वक्त मेरे टीचर्स ने कहा कि तू क्यों आया, तू अच्छे से खासे प्रैक्टिस में था क्या, तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैंने उनको बताया कि मेरे गाँव में, मेरे हॉस्पिटल में 4 टिटेनस नियोनेट्रम से डेथ हुई, यानी डिलीवरी के बाद में जो बच्चे को टिटेनस होता है वो। 2 माताओं की डेथ हुई, पर्पुरल टिटेनस जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में, यानी डिलीवरी हुई और उसके बाद में होने वाला धनुर्वात। तो ये मैंने उनको बताया 6 डेथ हुई। तो वो बोले ये तो डेथ सब तरफ होती है। मैंने बोला कि उसको सोल्यूशन ढूंढना है मुझे, इसलिए मैं आया हूँ कि 6 डेथ हुई। उस वक्त 4 आने में 2 इंजेक्शन आते थे धनुर्वात की। उस वक्त की कॉस्टिंग जो थी 86 की, तो 1.5 रुपए के लिए 6 डेथ। ये मेरा मन गवाह नहीं कर रहा था कि इसको तो बदलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और टीचर्स ने फिर मुझे गाइड किया, मुझे सेमिनार का सब्जेक्ट दिया कि ट्राइबल हेल्थ। जब मैंने वो सेमिनार प्रेजेंट किया तो मेरे ख्याल में आया कि ये ट्राइबल हेल्थ नहीं, ये टेरिबल हेल्थ है, बहुत गहरा इश्यू है ये। इसके ऊपर पूरी जिंदगी भी काम करेंगे तो कम पड़ेगी। और उसके बाद में मेरे टीचर्स ने सब्जेक्ट दिया कि स्टडी ऑफ दिस मेलघाट ट्राइबल प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेन एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी 6 साल से छोटे बच्चे, इनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया, आईसीडीएस एरिया एंड नॉन आईसीडीएस एरिया। उस वक्त पूरा देश आईसीडीएस में कवर नहीं था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, जो बाद में पीवी नरसिंह राव होने के बाद में हुआ, वो उस वक्त नहीं था।
तो वो जो सिचुएशन थी वो मुझे कंपैरिजन करने को मिली और फिर मेरा रिकमेंडेशन था कि इट शुड बी इंक्लूडेड फॉर होल ऑफ द एवरी चाइल्ड हैज़ दिस राइट फॉर गेटिंग द हेल्थ बेनिफिट्स, और वो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ। और मुझे ये बड़ी खुशी की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे जो रिकमेंडेशंस थे, यूजुअली हम थीसिस लिखते हैं तो मैंने टीचर को मैंने पूछा था, पाठक मैडम थी, उनको पूछा था कि मैडम एमडी का थीसिस होता है, पीएचडी का भी होता है और पोस्ट डॉक्टरल भी थीसिस होता है, रिसर्च होता है, तो किस क्वालिटी का रिसर्च होना चाहिए? तो मैडम ने कहा कि स्काई इज द लिमिट, तुम्हारा जो काम है वो क्षितिज ज्याला मराठीत म्हणतात त्याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे, हरिझॉन के बियॉन्ड जाना चाहिए तुम्हारा काम, तो बियॉन्ड हरिझॉन। तो ये मैंने पढ़ा था स्काई इज द लिमिट, रॉबर्ट बैच की किताब। तो स्काई इज द लिमिट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको क्लियर होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगर स्काई इज द लिमिट करना है तो। और मैंने पूरी ईमानदारी से मेरा थीसिस का वर्क किया है। मैंने भले ही मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखला था, लेकिन यहाँ फील्ड वर्क में मैंने किसी भी तरीके से कमजोरी नहीं की। हर घर में मैं गया, हर घर से मेरा प्रोफार्मा भरा, डिटेल स्टडी किया, और वो डिटेल स्टडी का नतीजा है कि वो मुझे अभी भी करना पड़ रहा है कि जिंदगी भर मैं वो काम कर सका। पिछले 40 सालों से उसमें लगा हूँ। 86 में मैंने जो काम शुरू, 85 में काम शुरू किया, अभी 25 आ गया, तो ये 40 सालों से मैं उसमें लगा हुआ हूँ। और ऐसी कई जिंदगियाँ कम पड़ जाएगी ये मुसीबत हल करने के लिए। कोशिश है जितनी हल कर पाए उतनी करना। आपने ये 40 साल के अनुभव से मतलब आप क्या बताना चाहेंगे हमें कि यहाँ पे और क्या काम होना बाकी है? नहीं, क्या है कि बहुत सी चीजें हैं कि जो होना जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें जो हो गई है, और इट्स इंडिविजुअल विजन, हर एक का अपना विजन है, उसकी कैपेसिटी है कि वो क्या कर पाएगा, उसमें से उतना हिस्सा अपन ने बटोरना है। जैसे मराठी में एक कहावत है कि आभाळच फाटला है, लेकिन हम जितना उसको सिला सकते, हमारी जितनी ताकत है उतना हमको सिलाना है। हमको उससे डरना नहीं है कि पूरा बद्दल ही फट गया है, लेकिन जितना हम उसको सॉल्व कर सकते हैं मुसीबत, उतनी हम सॉल्व करेंगे इस जिंदगी में। अगर आगे की जिंदगी मिली तो और मुसीबत हल करेंगे। तो ये उम्मीद रख के काम करना है। आप नए जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि नए जनरेशन को 2 बातें मैं बताऊँ। एक तो पुराने जनरेशन को भी बताऊंगा कि नई जनरेशन को रोको मत, उनको जो करना है वो करने दो, और नए जनरेशन को कहूँगा कि जो तुमको करना है ना वही करो, वो सच या झूठ इसका फैसला आगे होगा। आपका काम सही है या गलत है। मैंने जब शुरू किया तो मुझे लोग पागल में निकाल दिए थे कि ऐसा कहीं होता है क्या, कि एक डॉक्टर 40 किलोमीटर पैदल जाके क्या होगा। लेकिन क्या हुआ ये आज दिख रहा है, 40 साल के बाद में वो चित्र दिख रहा है कि यहाँ सुसाइड, फार्मर सुसाइड नहीं है, यहाँ जो वाटर स्केयरिटी थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ एम्पल ऑफ वाटर है, अब जो हरे भरे खेत में हम बैठे हैं वो उसी का नतीजा है। यहाँ नक्सल्स नहीं पहुंचे, जो मेजर ट्राइबल एरियाज की समस्या है कि टेररिज्म, तो वो यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि लोगों को हाथों को काम मिला, लोगों के पेट में अनाज गया, भूखे नहीं थे। भूखे लोग किसी के भी पीछे जाते हैं, टेररिज्म के पीछे ज्यादा जाते हैं। आज अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, क्यों टेरर प्रॉब्लम है? क्योंकि वहाँ भूखमरी है। तो ये भूखमरी से बचाना, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहा, यानी गेन रहा मेरा। वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था, सिर्फ बच्चे बचाने जा रहा था, लेकिन मुझे जब ख्याल में आया कि ये खास प्रॉब्लम यह है कि उनके हंडी में दाल ही नहीं है, तो दाल लाने की कोशिश जब मैंने किया तब ये आगे सिलसिला बढ़ा। और नए जनरेशन को मैं कहूँगा कि तुमको जो भी करना है, वो दुनिया कितना भी उसका अपोज करे, तो अडिग होते हुए आगे बढ़ो क्या, और अपना ये करो, जो भी आपको करना है वो करो, उसमें पीछे पैर लेने की जरूरत नहीं है। मुसीबतें आती है, मुसीबतें जाती है, और लेकिन जितने लोग तकलीफ देने वाले मिलते हैं उतने मदद करने वाले भी मिलते हैं। ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे समय समय पे लोगों ने ही मदद की, नहीं तो मैं यहाँ कहाँ रह पाता था। उसकी भी यह बहुत लंबी लिस्ट है ही लोगों के लिए, और लोगों से भी आपको प्यार मिला जितना हमें पता है। जी। अब आपको पद्मश्री मिलने के बाद आपने क्या मतलब क्या अनुभव किया कि कुछ
फर्क पड़ा मेलघाट के लिए? आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा या मेलघाट में क्या फर्क नहीं, पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। पद्मश्री मिलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ यही हुआ कि मेरे जो यहाँ के दिन थे उसमें से कुछ दिन शहरों के लिए जाने लग गए। शहर से मुझे लोग बुलाते हैं प्रोग्राम के लिए और अनुभव सुनना चाहते हैं, उनके साथ मैं शेयर करता हूँ, जिसके कारण नई पीढ़ी एक तैयार होए यहाँ आने के लिए। और एक उमंग मैं नई पीढ़ी को देता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहता हूँ कि भाई वो लोग भी अपने किसी न किसी तरीके से अपने अपने तरीके से जहाँ भी हो, मैं ये नहीं कहता कि हर एक ने मेलघाट में आना चाहिए, जहाँ भी आप हो अपना काम ईमानदारी से करो। वही सर्विस टू द नेशन है, वही सर्विस टू द गॉड है। क्या मैं पूजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा। मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन पूजा विधि में मैं भरोसा नहीं करता। लेकिन जो सामने आपके है इंडिविजुअल, उसकी सेवा करना, उसकी मदद करना, यही भगवान का रूप है। वो मैं सोचता हूँ। जी सर, आपसे हमें मार्गदर्शन मिलते रहे, यही हम कामना करते रहेंगे, हैं। संपर्क में रहेंगे और मिलते रहेंगे। हम लोग काम करते रहेंगे हाँ, और जी आप हाँ। हमें मार्गदर्शन करते बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मिलकर करेंगे। जी सर। धन्यवाद।